ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोगों ने जिस टॉपिक का प्री पढ़ लिया है, तो अगर वो मेंस में बैच शुरू होता है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। उसका अपना तरीका ही अलग हो जाता है, वो स्टूडेंट थोड़ा अलग हो ही जाता है। उस स्टूडेंट की पकड़ भी अलग होती है, एक्सप्रेशन भी अलग होता है। मॉडर्न की आप अगर सिर्फ चाहते हैं कि हमको जीएस पर्पज से ही मात्र पढ़ना है, तो ऐसे में लोग बीएल ग्रोवर को पढ़ना पसंद करते हैं। अच्छी किताब है, यूपीएससी स्टैंडर्ड टच करने की कोशिश की गई। 80-90 के दशक से उतनी ही चर्चित पुस्तक है, कोई दिक्कत इसमें कभी नहीं आई। लेकिन अगर आप चाहते नहीं सर मुझे थोड़ा सा और बेहतर बनना है, तो मैं तो सलाह यही देता हूं, इनसे अच्छा इतिहासकार बहुत कम मिलता है। ये है विपिन चंद, मॉडर्न पर इनसे अच्छा किसी ने लिखा ही नहीं। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगर आप ये लेते हैं तो आप अपने आप को एक्सप्रेस बहुत अच्छा करेंगे। मेंस में आपको वर्ल्ड भी पढ़ना पड़ता है, जीएस मेंस में। फिर कह रहा हूं, अलग अलग मत माना करिए। दीनानाथ वर्मा, इनकी किताब से अच्छी किताब बहुत कम मिलती है। आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव जी की अगर आपने मुगल के लिए प्रीफर की, मुगल के लिए अलग से आते, वो ले लीजिएगा, वो बहुत लाजवाब किताब, कोई मतलब उसका जोड़ ही नहीं। तो सल्तनत तक के लिए हरिश्चंद्र वर्मा को आप प्रीफर कर सकते हैं। संभवतः ये भी हिंदी में ही आती है, अंग्रेजी में नहीं आती, तो इस पे बहुत ध्यान देना होता है। हमारी कोशिश ये होती है कि कुछ टॉपिक से बड़े अजीब से प्रश्न आयोग देता है, वहां यूपीएससी की बात कर रहा हूं, वहां गलतियों की संभावनाएं ज्यादा होती। तो वो टॉपिक जो हमारा कोर जोन है, उसको फिर हम एक भी क्वेश्चन गलत ना करें। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, उसमें भी इंडियन जियोग्राफी का पोर्शन, ये सब कुछ ऐसे ही टॉपिक है। बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इनसे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ये कोशिश करिएगा। क्योंकि कभी कभी करंट में बड़े अजीबोगरीब प्रश्न आते हैं जिनका कोई तुक तारतम्य नहीं होता है, तब आप क्या कर लेंगे, फिर नुकसान हो जाएगा आपका। इन प्रोपोर्शन से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, ये अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। ये यहां भी लिखा है, नीचे नोटिस बोर्ड पे लिस्ट भी है, उसकी फोटो भी खींच सकते हैं, उसमें और भी किताब है। बस आप एक एक लेने की कोशिश करिएगा, एक से ज्यादा नहीं। बार बार पढ़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़ना, अच्छे तरीके से क्लास में नोट्स बनाना, फिर उसी को किताब से तैयार करना। सिलेक्शन ऐसे होता है, ये नहीं बस ऐसे रफली देख लिया तो नहीं हो पाता है। तो इसको मुझे नहीं लगता है कि बड़ी देर तक यहाँ लिखे रहने की जरूरत है। आपको तो मालूम ही है कि नीचे जब है तो फोटो खींच लीजिएगा। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग और करेंगे। आपने देखा होगा यहाँ जो लिस्ट बनाई गई, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, सब अलग अलग तरीके से। तो क्या इसको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। आज भी सिलेक्टेड लोगों की जो लिस्ट यूपीएससी जारी करता है, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स की संख्या अभी भी सबसे ज्यादा ही लगभग रहते, एक आध साल आगे पीछे हो जाए अलग बात। अच्छा लिख देने पे 80 के दशक में तो सारे टॉपर तक 2 ऑप्शनल होते थे, तो हिस्ट्री से ही आते थे। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन था उस जमाने के लोगों का, सबसे बेहतरीन। बाद में हिस्ट्री के टॉपर्स आने बंद हो गए 2 साल पहले। फिर एक व्यक्ति को, अब तो आईएएस में एक ही ऑप्शनल है, पीसीएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट तो होता नहीं है, तो हिस्ट्री ऑप्शनल लेकर बहुत समय बाद फिर किसी ने यूपीएससी टॉप किया, पहली रैंक पाई। तो हमेशा इसका स्कोप इसलिए भी ज्यादा माना जाता है कि भाई प्री में भी मदद कर देता है, ये एसे में भी मदद कर देता है, इंटरव्यू पूरा इसी पे चलता है।
भारत अनपढ़ों का देश है, लेकिन चुनाव इतिहास की घटनाओं पे लड़ा जाता है। कोई बताएगा हमारा शोषण हुआ, कोई बताएगा हमारा मंदिर तोड़ा गया, कोई बताएगा हमने इस देश पर राज किया था 800 वर्षों तक। कैसे मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं लोग। तो इतिहास की समझ आदमी को बहुत समझदार बना देती। और एक कहावत भी है कि जो इतिहास भूल जाते हैं उनका कोई भविष्य नहीं होता है। गांधी जी ने भी कहा था ये, वो पीढ़ी नष्ट हो जाती है जो अपने इतिहास से परिचित नहीं होती। और उसी प्रकार से अगर आप इतिहास से सबक नहीं लेते हैं तो फिर उस स्थिति में आप वही गलती बार बार दोहराएंगे जो पहले आप कर चुके हैं। इसलिए भी इसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। एंशिएंट को आप 650 सीई तक पढ़ेंगे। एडी और सीई ये क्या है, जरा इसको देख लीजिए। पहले इसी चीज को बोलते थे एन्नो डोमिनी, लैटिन में एन्नो डोमिनी अर्थात ईसा के जन्म के बाद, आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। अब इसको ये नहीं बोलते, अब इसको सीई बोलते हैं, कॉमन इरा। ईसा के जन्म से कॉमन इरा शुरू हुआ, उसके 2026 साल अब तक पूरे हो चुके। ऐसे ही जो इसके पहले की घटनाएं हैं, पहले बिफोर क्राइस्ट बोलते थे, आजकल इसको बिफोर कॉमन इरा बोलते हैं। जैसे अगर कानपुर को माइलस्टोन मान लिया जाए तो कानपुर दिल्ली से 435 किलोमीटर की दूरी है। तो ऐसे में हम बताएंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति वेस्ट की ओर बढ़ रहा है तो कहेगा कि दिल्ली कानपुर से 435 किलोमीटर आगे है, तो प्रयागराज कानपुर से 200 किलोमीटर पीछे। तो वही आगे और पीछे का चक्कर है। 2026 यानी कॉमन इरा से हमने 2026 साल तय कर लिए हैं। और बिफोर कॉमन इरा तो 78 साल अगर लिख दिया तो मान लेते हैं कि ये कॉमन इरा से 78 साल पीछे चले गए। तो 2026 में इसको जोड़ेंगे, तब आज से इसकी पूरी कितने वर्ष बीते ये टेन्योर पता चलेगा। तो ये 650 कॉमन इरा तक है। ऐसा क्यों कहा गया? 647 में हर्ष की मृत्यु हुई। उत्तर भारत का आखिरी ताकतवर हिंदू सम्राट उसको मानते हैं, जो कि सरासर गलत है। इतिहास में बहुत दिनों तक अंग्रेजों और फिर कम्युनिस्टों का बोलबाला रहा। इन्होंने बहुत चीजें विकृत की। अब और ज्यादा डिस्टर्ब की जा रही है। कोई भ्रम मत पालिएगा कब सुधारा जा रहा है, वो और ज्यादा डिस्टर्ब की जा रही है। तो सच्चे अर्थों में इतिहास को डिस्टर्ब ही ज्यादा किया गया है कुल मिला के मानिए। इसलिए आपको सबसे जो निष्पक्ष बात होगी वही बताने की चेष्टा की जाएगी। तो हर्ष को बहुत प्रिफर कर दिया कम्युनिस्टों ने, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। ओवररेटेड शासक है वो। लेकिन फिर भी एक मान लिया गया कि नहीं, हर्षवर्धन की डेथ और भारत में एक युग खत्म, एक युग खत्म। तो 647 में उसकी डेथ हुई, 650 तक एंशिएंट चलेगा। एग्जैक्ट 647 में युग बनते बनते समय बनता है। जैसे नई आर्थिक नीतियां 91 से आई। अब आप कह सकते हैं कि उसके बाद की जनरेशन वो थोड़ा अलग होगी, वो ज्यादा चमक दमक वाली होगी। तो आजकल उसको वही जनरेशन जेड बोल दिया करते हैं। थोड़ा असर रहता है ना कि 2-4 साल बाद, 10 साल बाद अब असर दिखने लगा है इस युग का। जैसे मोबाइल का युग है, कोविड के बाद का युग है, कोविड में बर्बाद हुई शिक्षा नीति का युग है। जितना आदमी स्क्रीन के सामने रहता है उसका चौथाई भी वो किताबों के और नोट्स के सामने नहीं रहता है। कटु सत्य है। जो रहते हैं वो अलग ही समझ में आते हैं, हाँ ये रहता है तभी तो इसको सब याद है। यही एक कटु सत्य है, इसको ध्यान रखिएगा। हम अगर संकल्प ले लें, अगर मोबाइल पे भी है तो गूगल वगैरह के सामने है तो बुराई उतनी नहीं है, लेकिन पहले तो नोट्स के सामने ही होना होगा, पहले तो किताबों को ही देखना होगा। तो हर्ष की डेथ के बाद से एंशिएंट खत्म। पहले मेडिवल एंशिएंट के बाद आता था, आजकल नहीं आता है। आजकल मेडिवल की जगह प्री मेडिवल आता है। ये क्या है?
तो प्री मेडिवल का अर्थ है मेडिवल के पहले का वो युग जब भारत में वो तमाम बुराइयां आ गईं, जब देश टुकड़ों में बंटने लगा। अब संस्कृत पूरे देश को नहीं जोड़ पाती थी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी ऐसी भाषाएं उभरने लगी। छोटे छोटे सामंत फ्यूडल नाइट्स आ गए, तो देश को छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने बांट लिया। 10-10, 20-20 गांवों को ही वो अपनी दुनिया मानते थे। अंदर से देश बहुत डिस्टर्ब था। वो ये युग, इस युग की अकेली कुछ उपलब्धियां हैं। नागर शैली के भव्य मंदिर, कोई भी युग ऐसा नहीं है जो कुछ उपलब्धियों वाला ना हो। कोई भी युग ऐसा नहीं है जो कुछ जो है वो निगेटिव एस्पेक्ट न दिखाता हो। फिर आता है मेडिवल। मेडिवल को हम मान लेते हैं जैसे 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, तो आप 1206 से भी लिख सकते हैं और 1200 से भी बोल सकते हैं। मेडिवल या मध्यकाल, इसको हम मानते हैं 1206 से 1707। ये दोनों दो खास घटनाओं से जोड़ लिए गए। यहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, यहाँ औरंगजेब की डेथ हो जाती। तो ये मेडिवल एरा है। इसको फिर से दो भागों में बांटते हैं इसी मेडिवल को। अकबर अलग टाइप का होगा, अलाउद्दीन अलग टाइप का होगा, दोनों को एक नहीं मान सकते। इसी मेडिवल का पहला पार्ट, उसको सल्तनत एरा बोलते हैं। दिल्ली सल्तनत स्थापित हुई, इसमें ये सल्तनत एरा बन गया 1206 to 1526, जब तक कि बाबर ने सिकंदर लोदी, अब इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली छीन नहीं ली। उसके बाद फिर इस सेगमेंट को मुगल पीरियड बोलते हैं। सल्तनत से इसलिए अलग कर देते हैं कि अकबर में बहुत सी ऐसी टेंडेंसी थी जो उसे दिल्ली सल्तनत से अलग कर देती है, इसलिए इसे दो सेगमेंट में मेडिवल को बांट लेते हैं। मॉडर्न एकदम तय है कि भाई ये 1707 से चलता टिल डेट अब तक, लेकिन आपके कोर्स में घटनाएं जो है वो 1964 तक की ही रखी गई, तो आपसे पूछी जाएंगी। तो 1964 तक की ही घटनाएं आपसे पूछेंगे, बाकी तो सब पॉलिटी और इकोनॉमी में ऑलरेडी पूछ लेते हैं। इसके बाद जो घटनाएं हैं ये भारतीय इतिहास के विभिन्न कालखंड हैं। अब इस पे मन करे लिखना हो तो लिख लीजिएगा, लेकिन पहले से आराम से लिखिएगा, अभी सब समझ लीजिए, पहले बेस समझिए। पहला प्रश्न उठता है, इतिहास है क्या? क्यों आखिर इसको पढ़ते हैं? थोड़ी बहुत बातें हुई हैं, लेकिन असली बात अब इसको समझने की कोशिश करिएगा। अभी बाद में लिख लीजिएगा, मैं मिटा नहीं रहा हूं इसको। शाब्दिक रूप से वर्बल इतिहास का अर्थ ये है, इति यानी ऐसा, हास मतलब हुआ था। तो जो कुछ भी हो चुका है सब इतिहास है। नहीं, ये तो बकवास हो जाएगी, फिर रील का इतिहास बन जाएगा। इतिहास में कौन सी फिर घटनाएं आप शामिल करेंगे? वो घटनाएं जिन्होंने दो चीजों पे असर डाला है, या उन्होंने देश को चेंज किया है, परिवर्तन उत्पन्न किया, और या इतने परिवर्तनों के बाद भी आज भी तमाम चीजें जो है स्थायी रूप से बनी हुई हैं। जैसे आपका आज फैमिली वैल्यूज बदल गई हैं, बच्चे माता पिता से ज्यादा फ्रिक्वेंटली बात कर लेते हैं, लेकिन फैमिली अभी भी बनी हुई। आप भले घर में यज्ञ न करते हो, लेकिन भगवान के प्रति आपकी आस्था, त्योहारों को मनाने का आपका उत्साह, ये सब बना हुआ है। लेकिन बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। भारत एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री नहीं रह गया है, आज टेक्नोलॉजी नए रूप में आ गई है। ऐसी बहुत सारी चीजें जिन्होंने बहुत कुछ परिवर्तित कर दिया, चेंज कर दिया। तो इतिहास को लोग कहते हैं कि ये सिर्फ उन्हीं घटनाओं पे
नजर रखता है जो कुछ बड़ा परिवर्तन लाती है, बाकी घटनाओं पर ये नजर नहीं रखता। कोई बकवास बताने लगे, जब आप देखें तो वो लोगों को पता नहीं किस उद्देश्य से रील में एक छोटा सा 4 गांव का कोई एक शासक होगा, उसने कैसे खाना खाया तो कैसे उसको बेचैनी महसूस हुई, ये बताने लगते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं। अब रील देखने वाले लोगों को इसी से इंटरेस्ट होता है, सोचते हैं यही हिस्ट्री में आता है। जी नहीं, हिस्ट्री में कुछ अलग आता है। अगर राणा प्रताप की भी चर्चा होगी तो राणा प्रताप कितने किलो का भाला उठाते थे, ये कभी चर्चा नहीं होगी, ये कहीं आएगा ही नहीं। राणा प्रताप किस चीज के प्रतीक हैं, उनसे सीखा क्या भारतीयों ने, ये सारी चीजें आएंगी तो बड़ा रोचक विषय बन जाता है। पश्चिमी दुनिया कहते हेरोडोटस से ये जन्मा है, 2500 साल पहले। उसने किताब लिखी हिस्टोरिका। उसके बाद वेस्टर्न वर्ल्ड इतिहास के नाम पे कुछ घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दर्ज कर लेता है। जब ये लोग हमारे यहाँ आए तो ऐसा कुछ मिला नहीं। अच्छा बताओ, राम कब गद्दी पे बैठे, किसी को नहीं मालूम। तो इन लोगों ने कहा भारतीयों को मालूम ही नहीं इतिहास क्या होता है। अब ये उनकी नासमझी थी। हम लोग इतिहास को सबक के रूप में हमेशा लेते थे। राम राज कहो तो उसका एक अर्थ निकलता है, कोई शोषण नहीं, कोई अन्याय नहीं, कोई गैर बराबरी नहीं, दैट इज रामराज। उनका नाम लेके अगर घोटाले घपले किए जाएं वो रामराज नहीं। तो हम लोग इतिहास को सबक के रूप में लेते थे। भारत में इतिहास की पहली किताब जो वेस्टर्न नॉर्म से लिखी गई वो 12वीं शताब्दी में लिखी गई है। कल्हड़ की राज तरंगिणी है। ये कश्मीर के राजाओं का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। लेकिन इसके पहले तो हमारे यहाँ पुराण लिखे जाते थे, उसके अंतिम सेगमेंट में तमाम राजाओं की चर्चा होती थी। और उसी प्रकार से जो है ह्वेनसांग लिखता है कि उसने देखा कि हर प्रांत में एक ऑफिसर नियुक्त होता था जो घटनाओं को लिखा करता था। वो सब क्या है? तो हमारा इतिहास लिखने का तरीका, इसी कल्हड़ ने इसने एक किताब लिखी थी 1148-49। ध्यान रखिएगा, कश्मीर का पूरा इतिहास हम यहीं से पढ़ने वाले हैं। इसने बहुत एक सुंदर बात कही कल्हड़ ने, इतिहास है क्या। तो उसने बताया कि पूर्वजों की वो कथाएं जो हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी जीवन के चारों लक्ष्य की प्राप्ति करा दें, वो इतिहास। इसके अलावा कुछ भी इतिहास नहीं, बाकी सब बकवास। इतिहास को क्यों ऐसा कहते हैं कि अगर आपने इसे सीखा नहीं, अब आप पिछली बार भी मान लीजिए एग्जाम 6 दिसंबर को इस साल है और 1 दिसंबर को एक्टिव हुई, करंट उसी दिन देखना शुरू किया, 40-50 क्वेश्चन की लड़ाई रहेगी। और अगर आप पूरे साल एक्टिव हैं, हर हफ्ते करंट की क्लास अटेंड कर रहे हैं, हर हफ्ते एक्टिव हैं, करंट को अपडेट कर रहे हैं, सारी चीजों का रिवीजन आपने अच्छे तरीके से कर रखा है, रोज एमसीक्यू लगा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आपका प्री छोड़िए कुछ नहीं रुकेगा, सब कुछ होता चला जाएगा। जो ऐसे छापामार शैली में 10-20 क्वेश्चन की लड़ाई लड़ेंगे उनके लिए अलग तरीका होता है, जिन्होंने पूरी मेहनत से तैयारी की है उनके लिए अलग तरीका होता है। तो यही सबक है आपके लिए भविष्य। बॉर्डर खुला छोड़ देंगे, चाहे वो चीन की तरफ छोड़ दें और चाहे वो खैबर का दर्रा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आजकल बॉर्डर बना हुआ है, पहले भारत के पास था, उसको खुला छोड़ देंगे, आक्रमणकारी घुस आएगा वहीं से देश में। तो बॉर्डर पे तो खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कौटिल्य कह रहा है कि ऐसे इलाकों पर विशेष नजर रखिए तो रखनी ही पड़ेगी भाई, कैसे छोड़ सकते हैं आप इसको। तो क्या सब कुछ इतिहास में जोड़ लिया जाता है? जो बकवास की गई बिल्कुल नहीं। बहुत जो है एनालिटिकल सब्जेक्ट है, इतिहास का अपना कुछ होता ही नहीं, बाकी विषयों के विकास का निचोड़ है। अगर ज्योग्राफी करें, मेरी चर्चा मत करना इतिहास में, तो इतिहास आधा हो जाएगा। क्यों?
गंगेटिक बेल्ट, डेंस पॉपुलेटेड इलाका, फर्टाइल रीजन, सब एक दूसरे से खूब इंटरेक्ट कर लेते हैं, आने जाने में कोई दिक्कत ही नहीं होती। एक जैसा समाज, ये भारत का हमेशा से इतिहास तय करता है। भूगोल का मेरा हिस्सा वापस कर दो, गंगेटिक बेल्ट का पूरा इतिहास ही गायब हो जाए। पॉलिटी का मेरा हिस्सा वापस कर दो, शासन प्रणाली वगैरह मत बताओ, तो फिर बचेगा क्या इतिहास। कल्चर कहे मेरा हिस्सा वापस कर दो, तो फिर इतिहास शून्य हो जाता है। इतिहास बाकी विषयों के विकास का निचोड़ है, सबने मिलकर इसको गढ़ा, इसका अपना इसके पास कुछ नहीं। लेकिन फिर भी जब कोई किताब लिखते हैं तो ध्यान रखेंगे सब लोग, तभी इतिहास में दर्ज करते हैं जब पर्याप्त लिटरेचर उसके विषय में हो, डिफरेंट टाइप से। किसी ने अपने विषय में, जैसे सरकारी विज्ञप्तियां आती हैं, सरकारी एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो उसमें तो सब कुछ सरकार के फेवर का ही लिखा रहता है, किसी ने एनालाइज तो किया नहीं कि ये हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर किसी के विषय में टू डिफरेंट टाइप ऑफ द रिसोर्सेस होंगे, गांधी जी की आलोचना वाली भी किताब उठा लीजिए, गांधी जी की प्रशंसा वाली भी, तो अपने आप आपको सही चीज पता चलती चली जाएगी, किसकी आलोचना में कितना दम है, प्रशंसा कितनी सच्ची। तो लिटरेचर ऑथेंटिक हो, लेकिन आर्कियोलॉजिकल, पुरातात्विक ये भी रिसोर्स हो। अब अशोक ने अपने ढेर सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए हैं, जगह जगह उसके पिलर्स, जगह जगह उसके रॉक्स मिलती है। हम सब थोड़ी मान लेंगे, राजा कौन अपने विषय में गलत लिखवाता है, तो फिर उसको कहीं से उसको रेटिफाई करते हैं। तो लिटरेचर में भी जो उसकी चर्चा है, अच्छे राजा के रूप में ही चर्चा की गई, तो मान लेते हैं कोई ऐसा रहा होगा। तो इस तरीके से इतिहास जो है वो इन दोनों को मिलाकर बनता है। और अगर आप कहें कि नहीं, अगर आज से 2500 साल पहले, 3000 साल पहले, 4000 साल पहले ये घटना घटी, कौन सा लिटरेचर मौजूद है? हड़प्पा। तो पता चला कि कुछ लिखा तो हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उसके और पहले स्टोन एज, पत्थर पत्थर मौजूद है, तो वो क्या कहलाता है। अब यहीं से मुझे लगता है पहले कुछ लाइन मैं आपको लिखवा दूं, तब और समझाऊंगा। एकदम सरल रूप में घर जाके 4-5 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और आपसे कोई पूछे तो बस यही सरल सी डेफिनेशन बताइएगा। इतिहास क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास अतीत का वर्तमान से संवाद है, कल आज से बात कर रहा है। तो सारी बातें वो नहीं सुनेगा, उसके पास इतनी फुर्सत नहीं। इतिहास अतीत का वर्तमान से संवाद है। हिस्ट्री इज अ डायलॉग, हिस्ट्री इज अ डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। इसमें अंडरलाइन कर लेंगे, वैसे हर लाइन अंडरलाइन ही मानिएगा। इसमें आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, इन विच सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड, जिसमें आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, इन विच सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड। इतिहास का पिता एक यूनानी हेरोडोटस को माना जाता है। ग्रीक हेरोडोटस इज regarded as father of history, father of history। एक यूनानी हेरोडोटस को माना जाता है, जिसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। Who wrote a book? Historica। Who wrote a book? Historica।
ब्रैकेट में 5th सेंचुरी BCE, 500 साल वो जोड़ लीजिए, 2000 साल अब के जोड़ लीजिए, 2500 साल पहले की बात। ब्रैकेट में 5th सेंचुरी BCE, भारत में कल्हड़ की राजतरंगिणी को इतिहास की पहली पुस्तक माना जाता है। इन इंडिया, राजतरंगिणी ऑफ कल्हड़ is regarded as very first book of history। कल्हड़ की राजतरंगिणी को इतिहास की पहली पुस्तक माना जाता है। is regarded as very first book of history, very first book of history। ब्रैकेट में 1148-49 CE ईस्वी, 1148-49 CE, 1148-49 ईस्वी पहली पुस्तक माना जाता है। फिर लिखें, यह कश्मीर का कालक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो मनाए वो मत बता दीजिए, हर चीज बाय ऑर्डर बताइए। यह कश्मीर का कालक्रम के अनुसार लिखा गया इतिहास। इट इज हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कश्मीर का कालक्रम के अनुसार लिखा गया इतिहास। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसके बाद थोड़ा रुकना पड़ेगा। इतिहास में किसी घटना को तभी शामिल किया जाता है, एनी इंसिडेंट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू हिस्ट्री व्हेन, इतिहास में किसी घटना को तभी शामिल किया जाता है, any incident is introduced into history when उसके साहित्यिक और पुरातात्विक, लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल, उसके साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही स्रोत उपलब्ध हैं। इट्स लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल, both resources are available, दोनों ही स्रोत उपलब्ध हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मनुष्य तो अब तो ऐसे रोज नई खोजें हो रही हैं। भारत में भी 3 लाख साल पहले से मनुष्य है, 3 लाख साल पहले से। लेकिन आप इस रूप में तो आपको आए अभी कुछ हजार साल हुए हैं। वो जो 1 लाख साल पहले था, वो जो टूल्स का प्रयोग करता था, वो मनुष्य कहां से कुछ लिख पाएगा? उसके कौन से आपके पास रिसोर्स उपलब्ध हैं? तो ऐसी स्थिति में कुछ कॉन्सेप्ट उभरते हैं जिनको आपको समझने की आवश्यकता है। अब ये स्टोन एज का मनुष्य ये सिर्फ सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है। इस तरीके के तमाम टूल्स बना के किसी तरीके से अपने आप को बचा ही पड़ा है बस। तब फिर क्या करेंगे? तो इनके तो टूल्स ही मिले हैं, उस टूल से तो आप कुछ नहीं समझ सकते। तो जब सिर्फ टूल्स मिले हों, यानी सिर्फ
आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उपलब्ध हो तब उसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक। इसको ऐसे समझिए, कानपुर आपको उतरना है ट्रेन से और इस तरफ अगर चंदारी में ही ट्रेन अचानक रुक गई है तो ये कह के तो आप उतर नहीं लेंगे, सामान वामान लेके कानपुर आ गया, स्टेशन अभी दूर है, वहां से उतरेंगे तो फिर आपको और कई व्हीकल करने पड़ेंगे शहर के अंदर आने के लिए। तो इतिहास के ठीक पहले की बात है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रागैतिहास। ये कंप्लीट हिस्ट्री नहीं, स्टोन एज को इसी में गिनते। तो पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा कि ये हिस्ट्री और प्री हिस्टोरिक, इतिहास और प्रागैतिहास में क्या अंतर है। तो आपने कहा इसके सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उपलब्ध है, उसी पे हम अनुमान लगाते हैं बस, बाकी हमारे पास कोई लिटरेचर उपलब्ध नहीं। तो अगली लाइन लिखें, यदि सिर्फ पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है, इफ जस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इज अवेलेबल, सिर्फ पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है तो इसे प्री हिस्टोरिक बोलिएगा, बार बार प्री हिस्टोरिक, एक बार हिंदी वर्जन लिख लीजिएगा, प्रागैतिहास कहा जाता है। इट इज नोन एज प्री हिस्टोरिक, इट इज नोन एज प्री हिस्टोरिक, प्रागैतिहास कहा जाता है। जैसे स्टोन एज, पाषाण युग, पाषाण यानी पत्थर, जैसे स्टोन एज, एज स्टोन एज। बस एक स्टेप और, हड़प्पा की कुछ लिखी हुई चीजें तो आपके पास हैं लेकिन आप उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं और टूल्स तो भरे पड़े हैं। हड़प्पा के इतने टूल्स आपको मिल चुके हैं तो सब कुछ उसी अनुमान पे आप उसको समझ रहे हैं, लेकिन लिखा हुआ जो मिला है धौलावीरा में 12 अक्षर है, वो आप पढ़ नहीं पाए हैं। अब क्या कहेंगे, तो इसको बोल देंगे प्रोटो हिस्टोरिक, हिंदी में आद्य इतिहास। आद्य मतलब शुरुआत, अर्थात आप इतिहास के दरवाजे पे आ गए हैं, नॉक कर रहे हैं। अभी आपने लिटरेचर नहीं पढ़ा इसलिए पूरी तरीके से खुल नहीं पाया। तो इसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो उपलब्ध है पूरी तरीके से, लिटरेरी आप पढ़ ही नहीं पाए हैं। है जिस दिन पढ़ लिया तो उसको सीधे हिस्ट्री वाले खाने में ले आएंगे, दरवाजा खुल गया आप अंदर आ जाइए। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, प्रोटो हिस्टोरिक या आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्टोरिक या आद्य इतिहास लिखें। यदि पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत उपलब्ध हैं, इफ आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी बोथ रिसोर्सेस आर अवेलेबल, बोथ रिसोर्सेस आर अवेलेबल, दोनों स्रोत उपलब्ध हैं, आर अवेलेबल, परंतु बट साहित्यिक स्रोत पढ़े नहीं जा सके हैं, बट लिटरेरी रिसोर्सेस आर स्टिल अनरेड, बट लिटरेरी रिसोर्सेस आर स्टिल अनरेड, पढ़े नहीं जा सके हैं, तो इसे प्रोटो हिस्टोरिक आद्य इतिहास कहते हैं। इट इज नोन एज प्रोटो हिस्टोरिक, इट इज नोन एज प्रोटो हिस्टोरिक। आद्य इतिहास कहते हैं। और जब दोनों ही उपलब्ध हैं, लिटरेचर खूब पढ़ सकते हैं आप और उस समय के टूल्स खूब हैं, तो विधिवत इतिहास है। तो भारत का विधिवत इतिहास वैदिक काल से टिल डेट का, लिख लीजिए, वैदिक काल से दोनों ही स्रोत विधिवत उपलब्ध है। सिंस वैदिक इरा
Since Vedic era, both resources are duly available. Both resources are duly available. दोनों ही स्रोत विधिवत उपलब्ध हैं। लेकिन फिर भी अब आप अगला काम कर लीजिए। भारतीय इतिहास को निम्न कालखंडों में विभक्त किया जाता है। इंडियन हिस्ट्री, ये सब याद रखिएगा, ये कोई क्लास आज नहीं हो रही है, सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है ये। भारतीय इतिहास को निम्न कालखंडों में विभक्त किया जाता है। इंडियन हिस्ट्री is subdivided into following parts. ऐसे लिखें, प्राचीन काल, एंशिएंट, यहां कब से शुरू हुआ ये हम नहीं लिख रहे हैं। हड़प्पा पढ़ लिया तो पता चला वो भी विधिवत शामिल हो जाएगा। यहां कब खत्म हुआ वो लिख रहे हैं, 650 तक, अप टू 650 CE, 650 ईस्वी तक। इसकी देखिए शुरुआत आपने नहीं लिखी। फिर आपसे जब पूछा जाए तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, 3 मत बताइएगा, आप 4 बताइएगा। एंशिएंट, प्री मेडिवल, मेडिवल और मॉडर्न। प्री मेडिवल पूर्व मध्यकाल, प्री मेडिवल पूर्व मध्यकाल 650 से 1200 या 1206, दोनों एक ही। कभी कोई बहस कर लेगा, दिल्ली सल्तनत तो बनी 1206 में, आप 1200 बता रहे हैं, तो बताइए कि युग जो होता है वो अलार्म क्लॉक से नहीं चलता है कि बस सल्तनत काल शुरू, अलार्म बज गया। परिवर्तन आते आते 20 साल लग जाते हैं। 650 to 1206 या 1200, जो भी आपका मन। मेडिवल इरा, मेडिवल इरा मध्यकाल 1206 से 1707, 1206 to 1707, 1707। बहुत से लोग 1200 से 1700 बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन आप कारण रखेंगे। फिर लिखें मॉडर्न, आधुनिक, मॉडर्न 1707 से अब तक, 1707 to till date, 1707 से अब तक till date। बस यूपीएससी का जब आदमी इंटरव्यू देता है या यूपीपीएससी का ही देता है तो 2 सेकंड में वो लोग उसके व्यक्तित्व की पूरी गहराई नाप लेते हैं। 2 सेकंड लगता है। तमाम प्रश्न ऐसे आते हैं जहां राज तरंगिणी में कल्हण की लिखी ये डेफिनेशन बड़ी मदद करती है। इतिहास क्या है? तो कल्हण ने लिखा, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेशाम अन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। पूर्वजों की सिर्फ वो कहानियां जो आपको धर्म, अर्थ यानी आपकी इच्छाएं पूरी करे, आप धन आपको उपलब्ध कराए, काम आपकी इच्छाएं पूरी करे और मोक्ष उपलब्ध कराए, वही बस इतिहास। समय गुजार दिया, रील देख ली, वो इतिहास आपने नहीं पढ़ा। लेकिन अगर ये कराए तो यानी देखिए इसमें एक मोरल साइंस का एस्पेक्ट इतिहास से जोड़ा गया है। भारतीयों के लिए हिस्ट्री मोरल साइंस होती थी। इसलिए देखिए कोई भी चैप्टर खत्म होता था तो अंत में क्या लिखते थे, इस घटना से आपने क्या सीखा। तो हमारे यहाँ सीखने पे ज्यादा जोर रहता था, जबकि सबसे कम हम ही ने सीखा, लेकिन जोर उस पर ज्यादा रहता था। अगर आपकी इच्छा हो तो ये श्लोक लिख लीजिए। फिर राजतरंगिणी में कल्हण ने लिखा है,
लिख लिया होगा। चलिए शुरू करें। हेडिंग डाल लीजिए, प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। अब पहले 3-4 दिन अच्छे विद्यार्थी जो बार बार सिलेक्ट हो जाते हैं, जिनका बार बार मेंस देने का जिनको अवसर मिलता है, वो ये पहले एक हफ्ते के चैप्टर पे बहुत फोकस करते हैं। ये इंट्रोडक्शन पूरा निचोड़ एंशिएंट का सामने ला देता है, तो आप भी इस पर खूब मेहनत करिएगा। अब चूंकि पहला दिन मैंने कहा ना कि आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो इतना कुछ ज्यादा नहीं अभी लिखा दिया जाएगा। कोई नहीं आया है तो उसका नुकसान हो जाए, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करते। जब आप प्राचीन भारत की बात करते हैं तो उस स्थिति में ध्यान रखेंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, इनको भी इसमें जोड़ लेते। अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि मौर्य काल में भी नेपाल भारत का हिस्सा था। अशोक अपनी बेटी के साथ यहां गया था और वहां उसने कुछ काम किए थे जो आगे चल के आपको मैं बताऊंगा। बांग्लादेश जो है वो मौर्य काल यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही भारत का हिस्सा था। गुप्त काल में भी भारत का हिस्सा था। ढेर सारे यहाँ एविडेंस हमें मिले हैं। अफगानिस्तान तक तो भारत हमेशा रहा। ये तो अभी अफगानिस्तान जो है मूल रूप से 18वीं शताब्दी में भारत से हटा है। अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ के कबीलों को जोड़कर एक देश बनाया, इसी को अफगानिस्तान कहते हैं। तो ये लंबे समय तक भारत का हिस्सा रहा। पाकिस्तान 14 अगस्त 47 तक, बांग्लादेश भी उसी दिन तक, ये सब भारत के हिस्से रहे। श्रीलंका सिर्फ चोल काल में भारत का हिस्सा रहा। चोलाइरा साउथ में चला था। और ज्यादा करीबी से जानना चाहते हैं तो 985 से लेकर और करीब करीब 1044 तक ये भारत का हिस्सा है। यहाँ जो तमिल लोग रहते हैं, मुथैया मुरलीधरन और उनके पूर्वज, करीब करीब है 15% वहां की जनसंख्या, वो सब तभी के बसे हुए। इसको ध्यान रखिएगा। ये जो देश है इसी का पूरा जो है एंशिएंट में हम अध्ययन करने वाले हैं। पाकिस्तान ने पहले कोशिश की थी कि इंडिया नाम उसको मिल जाए, क्योंकि ये इंडस नदी पर रखा गया है, सिंधु नदी ये वाली। लेकिन जैसे अन्य तमाम मामलों में से कई और दावे किए नहीं हुए पूरे, ये भी नहीं पूरा हुआ। आप थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे, इसके नाम बहुत है इस देश के। जब आप ऋग्वैदिक साहित्य पढ़ेंगे तब इसका पहला नाम मिलेगा उत्तर भारत को आर्यावर्त, वो क्षेत्र जहां आर्य लोग रहते हैं। आर्य कोई रेश नहीं है, संबोधन एड्रेशन के लिए बोलते हैं, जैसे मिस्टर या सर बोल देते हैं। फिर थोड़े समय बाद ये इलाका भी परिचय में आ गया, उसको दक्षिणापथ बोलते थे। दोनों को मिला के बोलने लगे भारतवर्ष। प्रश्न बनने शुरू हो गए, ये भारत क्यों कहते थे इसको? तो एक बहुत सतही उत्तर है, दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम पे भारत बोलते थे। ये बहुत सामान्य उत्तर है। आप कहेंगे नहीं, दो और बड़े कारण मैं बता रहा हूं जिसके कारण इसको भारत कहते थे। आप क्या बोलते हैं? मैं अध्ययनरत हूं, अध्ययनरत हूं। तो भा का अर्थ होता है ज्ञान या ज्योति, इसलिए बोलते ना आभा प्रभा। तो जहां के लोग ज्ञान में रत थे उसको भारत कहा जाता था। और एक और अर्थ इसका निकलता है, जो भूमि सबका भरण पोषण कर दे उसको भारत कहा जाता है। भरत का नाम रखा ही भगवान राम के भाई भरत का नाम इसलिए रखा गया था कि सबका भरण पोषण करेगा। तो आप बताइएगा कि भारत मेरी दृष्टि से 3 कारणों से कहा जाता था। दुष्यंत और शकुंतला के वीर पुत्र भरत के नाम पर, और
उसी प्रकार से जो है ज्ञान में ये पूरी भूमि लगी रहती थी और उसी प्रकार से सबका भरण पोषण कर देती थी। फिर उसके बाद इसको एक और नाम मिला। ये नाम दिया ग्रीक्स ने, यूनानियों ने। इंडस नदी के पार रहने वाले लोग तो उनको इंडिया बोला। एक चुनाव 2024 का लड़ा गया। धूर्तों ने मूर्खों के लिए एक नैरेटिव बना दिया और रील वाले सारे लोग, जो रील वाले टीचर भी हैं, वो सब बताने लगे हाँ ये तो अंग्रेजों का दिया नाम है, गुलामी का प्रतीक है। मूर्खों, तुम्हें मालूम ही नहीं है ये नाम अंग्रेजों के। अंग्रेज तो भारत से बहुत बाद में जुड़े हैं, बल्कि कह लीजिए सबसे बाद में जुड़ने वाले लोगों में है। अभी अकबर के समय 1580 में एक अंग्रेज आया था, वो शायद पहला अंग्रेज था जो भारत आया था। उसके 2000 साल पहले से भारत यूरोप से जुड़ा हुआ है। ग्रीको रोमन लोग उसके 2000 साल पहले से जुड़े हुए हैं। और भारत नाम किसी शर्म का प्रतीक नहीं था, वो एक किताब से ही प्रकट हो जाता है। एल बाशम ने लिखी है ये किताब। ये क्लासिकल बुक्स में मानी जाती है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जितना रिफर किया गया बस उतना ही पढ़ लीजिए, वही बहुत। इसी से क्लियर हो जाता है कि भारत को किस रूप में देखा जाता था। अ वंडर दैट वाज इंडिया, एक अजूबा। वेन्सांग को जब आप पढ़ेंगे, जब आप मेगस्थनीज को पढ़ेंगे, आप फाहियान को पढ़ेंगे, आप दंग रह जाएंगे। ऐसे जैसे नहीं फटी फटी आंखों से और एकदम खुला मुंह रह जाए, ऐसे वो इस देश को देखते थे। तो ये कोई शर्म का नाम नहीं है इंडिया, द वंडर दैट वाज इंडिया। और ये नाम ग्रीक्स लोगों ने दिया है, अंग्रेजों का तो अता पता भी नहीं था तब। लेकिन इस देश में इस पे चुनाव लड़ लिया गया पूरा कि भारत नाम हो कि इंडिया। कोई नहीं बताने आया कि संविधान के पहले आर्टिकल में लिखा इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। दोनों नाम है इसके, लेकिन पूरा चुनाव हो गया था इससे। यही तय करता बैरोमीटर। अगर आपके सामने झूठ बोलकर भी लोग आपको बांधे हुए हैं तो आपका बैरोमीटर बता रहा है कि आप ज्ञान के स्तर पे एकदम जीरो हो, वो आपको मूर्ख बना रहा था। तो अगली लाइन लिखिए। यूनानियों ने सिंधु नदी के नाम पर हमारे देश को भारत कहा। ग्रीक्स addressed our country as India in the name of river Indus. In the name of river Indus. यूनानियों ने सिंधु नदी, अब आजकल अंग्रेजी में भी सिंधु ही लिख सकते हैं, नहीं अभी कुछ साल पहले तक हिंदी में सिंधु, अंग्रेजी में इंडस लिखते थे। अब कहते नहीं नाउन है तो सिंधु ही अंग्रेजी में लिखेंगे, सिंधु ही हिंदी में लिखेंगे। ग्रीक्स एड्रेस्ड आवर कंट्री एज इंडिया इन द नेम ऑफ रिवर इंडस। इंडस यही रोमन लोगों ने भी कहा। ग्रीक यानी यूनान, उसके थोड़ा पश्चिम में जाएंगे तो इटली, वहां रोम हुआ करता था। किसी जमाने में बड़ा भारी राज्य था उनके पास। यही रोमन लोगों ने भी कहा। सेम वाज एड्रेस्ड बाय रोमन पीपुल। सेम वाज एड्रेस्ड बाय रोमन पीपुल। रोमन पीपुल। फिर हमारे कॉन्टेक्ट में आए चाइनीज। इन लोगों ने हमको बहुत से नाम दिए, जैसे ध्यान रखेंगे तिएनचू, चुआंतू, और अब बोलते हैं इंतु। इंडिया को वो बोलते हैं इंतु। ये ह्वेनसांग ने नाम दिया था। युवान चुआंग या ह्वेनसांग, ये तो नाम भी बदलते रहते हैं। हम ह्वेनसांग पढ़ते थे, उन लोगों ने नाम रख दिया युवान चुआंग।
ये तीनों नाम चाइनीज लोगों ने हमको दिए हैं, लिख लीजिए। चीन में हमारे देश को तिएनचू, चुआंतू और इंतु कहा जाता था। इन चाइना our country was addressed as तिएनचू, चुआंतू एंड इंतु। इंतु आजकल इंतु ही कहते हैं। अगर चाइनीज मैप देखेंगे तो हमारा इलाका इंतु के नाम से दिखाएंगे ये लोग। ठीक, अब आता है वो शब्द, थोड़ा उस पर भी गौर करिए। इजराइल यहां की लैंग्वेज हिब्रू है। हिब्रू ये मर चुकी थी, इन लोगों ने फिर से जिंदा कर लिया इसको। तो ये लोग हमारे देश को बोलते थे होड्डू। इजराइल वाले अपनी हिब्रू लैंग्वेज में होड्डू बोलते थे। लिख लीजिए, इजराइल की हिब्रू भाषा में, इन हिब्रू लैंग्वेज ऑफ इजराइल, our country was known as Hodu. Our country was known as Hodu. सबसे जो विवादित शब्द बन गया, अब उस पे चर्चा करेंगे। तो ये हिंदुस्तान क्या है? भरा पड़ा है किताबों में। अरब के लोगों ने हमको हिंदुस्तान कहा। अरब एक बहुत बड़ा इलाका है, इराक से शुरू होता है, ध्यान रखिएगा। सऊदी अरेबिया ये अकेला अरब नहीं, इराक से शुरू होगा, सऊदी अरेबिया, उसके बॉर्डर से लगे हुए सारे देश, चाहे वो सीरिया हो, लेबनान हो, कुवैत हो, यूएई हो, ओमान हो, जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, लीबिया हो, अफ्रीका में, सब अरब कहलाते हैं। सबकी भाषा अरबी। वो हमको हिंदुस्तान कहते थे और उसका कारण बड़ा अजीब सा बताया गया। आप बता जरूर दीजिएगा, नहीं तो उनको लगेगा आपको मालूम नहीं, आप अपनी कहानी गढ़ रहे हैं। कि अरब वालों को स बोलने में दिक्कत होती थी, सिंधु नहीं बोल पाते थे, तो वो हिंदू बोलते थे, इसको हिंदुस्तान बोलते थे। अब यहाँ एक क्वेश्चन उठेगा, जब उनको स बोलने में दिक्कत थी तो सऊदी अरब अपने देश का नाम कैसे रख रखा? दिक्कत है तो सऊदी क्यों बोलते हैं अपने देश को? सीरिया क्यों कहते हैं? ये कारण नहीं था, लेकिन बता दीजिएगा, नहीं लगेगा देखो कहानी गढ़ रहा है, इसको मालूम नहीं। जरा ध्यान देंगे। कभी विचार किया हिंद महासागर जब हिंदुस्तान नाम हमारे देश का पड़ा होगा तब रखा गया होगा ना? जब हिंदुस्तान नाम हमारे देश का नहीं था तब हिंद महासागर को क्या कहते थे? इंदु सरोवर, चंद्रमा का सरोवर। और हिमालय का ही लिया गया था, इंदु का अंतिम इंदु लिया गया और इससे बना हिंदू, और स्थान तब बना स्थान, इसी को और अब लोग हिंदुस्तान कहते थे। ठीक, इसी को अरब लोगों ने इस रूप में व्यक्त किया है। लेकिन पहला वाला बता के ये बताइएगा। आप कहेंगे सर कोई स्रोत दीजिए, इतिहासकार की एक बड़ी भारी बुराई हो जाती। हिस्ट्री अपने स्टूडेंट को एक मानसिक रोग भी देने वाली है। जिसको इससे प्रेम हो जाता है ना, वो बड़ा परेशान रहता है, हर चीज में उसको प्रमाण चाहिए होता है। तो सर प्रमाण बताइए, ऐसे थोड़ी मान लेंगे आपकी बात को। तो एक ग्रंथ है बृहस्पति आगम, बृहस्पति आगम, ये शब्द पहली बार इसमें आया। तो जिनके अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है ना, जैसे आप लोग तो बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता है कोई भी इसमें 95 के पहले पैदा हुआ होगा। अगर होंगे एक दो लोग भी, तो हम लोग जब भरते थे हाई स्कूल का फॉर्म तो धर्म में हिंदू लिखते थे। आजकल पता नहीं क्यों सनातनी बोलने की परंपरा आ गई है। मुझे तो हिंदू कहने में आज भी उतना ही गर्व महसूस हो रहा है। मैं नहीं सनातनी शब्द प्रयोग कर रहा हूं, जबकि मुझे उससे कोई चिढ़ नहीं है, लेकिन हिंदू कहने से बात पूरी हो जा रही है भाई।
तो कभी कभी लोग अटैक कर करके कि 1500 साल पहले हिंदू शब्द तो नहीं था, तो बदल लेते हैं, अच्छा नहीं था तो हम ये वाला शब्द यूज करेंगे। अब इस पर मैं आपको बाद में बताऊंगा। भारत वालों की एक आदत रही, ये लोग धर्म को नहीं युग धर्म को मानते, ये उनकी विशिष्टता रही, इसीलिए समय के साथ कदम ताल कर लेते। युग धर्म जानते क्या है? जैसे आज जरूरी नहीं कि जाके टीचर के पांव ही छू लीजिए, आज अगर नोट्स अच्छे तरीके से याद कर लिए, प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो भी आपने टीचर का सम्मान ही किया है, ये युग धर्म है। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। हमने तो युग के अनुसार जब हम जानते हैं कि ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान, चाहे जिस नाम से पुकार लो। ऋग्वेद में वो इंद्र बन गया, उत्तर वैदिक ग्रंथों में ब्रह्मा बन गए, उपनिषदों में आते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए हैं, और हनुमान जी बहुत बाद में आए हैं। और उसी प्रकार से देखिए, जब हमको लगता है ओमनीपोटेंट को हम अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं, तो हम कभी साईं बाबा बोल देते हैं, कभी संतोषी माँ बोल देते हैं। इनका कोई भी पौराणिक ग्रंथों में अब जिक्र ढूंढेंगे तो आप गलत करेंगे, क्योंकि बाद में हमने जिस रूप में समझा ईश्वर को उस रूप में पूजना शुरू कर दिया, हमें इसमें कोई शर्म नहीं। और एक सरल सी बात, आपके पास डेबिट कार्ड किसी भी बैंक का हो, कोई भी बैंक आपका पैसा निकाल दे रहा है, तो मुझे लगता है जब मनुष्य का सिस्टम इतना एडवांस है तो ईश्वर का सिस्टम इससे थोड़ा ज्यादा एडवांस होगा। कि आपने मस्जिद के सामने ऐसे सिर झुकाया, वो तुरंत एडवांस देखेगा, अच्छा ये व्यक्ति ये तो हिंदू निकला, इसको ट्रांसफर कर दो शंकर जी वाले खाते में, इसका पुण्य उसके अकाउंट में जोड़ दो, वो कर लेते होंगे। इसमें बहुत ज्यादा उलझिएगा मत। अंतिम बात, अभी क्लास आज शुरू भी नहीं हुई है, हम लोग अभी कल परसों और भी समझेंगे। बहुत बढ़िया मीर तकी मीर का एक शेर है, बस उसी से इस चीज को हम समझते हैं। उसके फरोगे हुस्न से झलके है सब में नूर, शम्मे हरम हो या हो दिया सोमनाथ का। रोशनी तो एक ही, बस वही कभी सोमनाथ में जलती है तो कभी काबा में दिखती है, रोशनी एक ही। तो आप चाहे जैसे पुकारिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुकार दिल की सुनी जाती है, शब्दों की नहीं सुनी जाती, दिल की। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन मेरी सर्वश्रेष्ठ उपासना वो करता है जो मुझे मन से याद करता है, मानसिक उपासना। तो अभी आज तो इतिहास क्या होता है बस इस पे चर्चा चली। अब अगले एक हफ्ते या 10 दिन अलर्ट जा रहिएगा, बेस सब वहीं तैयार हो जाता है, तैयार करिए।